स्वागत है आपका उस दुनिया में जहां कहानियां नहीं, डर सांस लेता है। केएन की कहानियां, हर रात एक नई दहशत। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी। मैं विक्रम शर्मा हूं, एक क्राइम नॉवल लेखक, या कहिए था। जब से नैना गई है मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। शहर की भाग दौड़, रिश्तेदारों की झूठी हमदर्दियां, पब्लिशर्स की ईमेल्स और सबसे ज्यादा खुद को। मैं खो गया था। किसी ने कहा था कि पहाड़ों में वक्त धीमा चलता है और जख्म भी वहां धीरे धीरे भरते हैं। शायद इसलिए मैंने उत्तराखंड की तरफ रुख किया, अकेले, बिना बताए। रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ा, बड़ियाना। वहीं एक चाय की दुकान पर मिले एक बूढ़े बाबा ने मुझे एक कॉटेज का जिक्र किया, झील के किनारे। काल झील कहते हैं उसे, बाबा ने कहा था। खूबसूरत है, पर रात में झील से दूर रहना बेटा, वहां अब भी सांसें चलती हैं। मैंने हंसकर पूछा, मतलब झील जिंदा है? तो वो चुप हो गए। उनकी आंखों में डर तैर रहा था। मैं अजीब सा उत्सुक हो उठा। शायद डर और अकेलापन मिलकर इंसान को वहां ले जाते हैं जहां वो नहीं जाना चाहता। पर मैं गया। काल झील कॉटेज कच्चे रास्ते से करीब 2 किलोमीटर अंदर, झाड़ियों और चीड़ के घने पेड़ों के बीच बसा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा और झील का नीला पानी। ये जगह किसी पेंटिंग जैसी थी, खूबसूरत, शांत और अजीब रूप से ठंडी। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक पुरानी लकड़ी की महक और दीवारों पर जमी नमी की खुशबू आई। मकड़ी के जाले, बंद खिड़कियां और एक पुरानी टेबल जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन सबसे अलग थी उस कमरे की खिड़की जो झील की ओर खुलती थी। झील एकदम शांत थी। उसकी सतह पर कोई लहर नहीं, जैसे कोई उसकी सांसें थामे बैठा हो। रात को मैं थक कर उसी खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठ गया। कॉफी का कप हाथ में था और दिमाग में नैना। तभी अचानक, जैसे कोई मेरे कमरे में भीगे पैरों से चला हो। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन फर्श पर पानी के हल्के से निशान थे, जैसे कोई बाहर से आया हो, शायद झील से। मैंने अपने कपड़ों का कोई कोना गिरा समझा, खुद को समझाया और अनदेखा किया। लेकिन जब खिड़की के बाहर मैंने देखा तो लगा झील की सतह पर कुछ हिला। मैं पास गया। उस शांति में मुझे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, बहुत हल्की, बहुत गहरी। मेरी सांसें खुद थम गईं। मैंने फौरन खिड़की बंद कर दी। अगले दिन मैं गांव के अंदर गया। दुकानदार से झील के बारे में पूछा तो उसने टालने की कोशिश की। भैया, वहां ना जाए, रात को बहुत लोग गए हैं, लौटे नहीं। मैंने जिद की तो उसने कहा, कहते हैं हर 13वीं रात झील किसी को बुलाती है, कोई बच्चा, कोई औरत, कोई अकेला आदमी, और फिर वो नहीं मिलता। पर क्यों? मैंने पूछा। उसने बस एक शब्द कहा, झील सांस लेती है। और फिर बात बदल दी। शाम को रागिनी नाम की एक लोकल लड़की जो गाइड का काम करती थी, कॉटेज पर आई। शायद गांव वालों ने भेजा था। उसने झील के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया, पर एक बात साफ कही, आपको यहां नहीं रुकना चाहिए, ये झील किसी की है। हर साल वो एक लेती है, इस बार आप अकेले हैं। मैंने उसकी बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन जब उसने जाते जाते कहा, अगर रात को कोई आपका नाम पुकारे, जवाब मत देना, तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रात फिर आई, खिड़कियां बंद, दरवाजा अंदर से कुंडी लगा हुआ, पर वो आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा पास से, जैसे कोई मेरे कानों में फूंक मार रहा हो। और फिर मेरे कानों के पास किसी ने मेरा नाम लिया, विक्रम। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं, और वहीं पहली बार मुझे महसूस हुआ, मैं अकेला नहीं हूं। झील सांस ले रही थी और मैं उसकी अगली सांस बनने वाला था। उस रात जब मैंने खिड़की बंद की और अपना नाम किसी अनजानी आवाज से सुना, तो मेरी हड्डियां तक सुन्न पड़ गई थी। मैं रात भर सो नहीं पाया। हर बार जब आंख लगती, ऐसा लगता कोई मेरे आसपास चल रहा है, कमरे के अंदर, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई तो लगा सब कुछ फिर से सामान्य है, पर वो निशान, फर्श पर भीगे पैरों के निशान अब भी थे। मैंने खुद को बार बार समझाया कि शायद ये मेरी थकान या दिमाग की चाल है, पर मन मानने को तैयार नहीं था। मैंने कॉटेज के बाहर जाकर झील को देखा। सूरज की रोशनी में वो झील बहुत शांत और सुंदर लग रही थी, इतनी कि कोई उस पर भरोसा कर ले कि रात में कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं उसके पास गया तो पानी से आती ठंडी हवा ने मेरी रीढ़ में एक बार फिर डर की लहर दौड़ा दी।
मैं उस किनारे बैठा रहा, कुछ देर उस झील की सतह को घूरता रहा, उम्मीद करता रहा कि शायद कुछ दिखे, कुछ अजीब। पर सब शांत था, बहुत ज्यादा शांत। गांव लौटते समय मुझे रागिनी मिल गई। वो वही लड़की थी जो कल आई थी और जिसने चेतावनी दी थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, जैसे वो भी रात भर जागी हो। उसने मुझे दूर से देखते ही पूछा, वापस क्यों नहीं चले गए अब तक? मैंने कहा, मुझे सिर्फ एक नॉवेल लिखना है, मैं डर से नहीं भागता। वो मुस्कुराई नहीं, बल्कि गंभीर होकर बोली, झील डर नहीं, जाल है। लोग उसे बस देखते हैं, समझते नहीं। मैंने फिर मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक बात कही जो मुझे अंदर तक चीर गई। आज से ठीक 13 रातें बाद झील फिर सांस लेगी, और तब अगर आपने अब तक उसकी भाषा नहीं समझी तो आप खुद को नहीं बचा पाएंगे। उसके बाद उसने मुझे एक पुरानी लकड़ी की डिब्बी दी। उसमें कुछ पीले कागज और एक लोहे की छोटी घंटी थी। ये मेरे बाबा की चीजें थीं, उसने कहा। इनमें झील से जुड़े कुछ चिन्ह हैं, हो सकता है कुछ मदद करें। मैं कॉटेज वापस आ गया और उस डिब्बी को खोलकर पढ़ने लगा। कागजों पर पुराने गढ़वाली लिपि में कुछ लिखा था जिसे मैं समझ नहीं पाया, लेकिन एक चित्र ने मेरा ध्यान खींचा। झील की आकृति बनी थी और उसके नीचे कुछ गोल रेखाएं, जैसे किसी गहराई में कुछ गोलाकार दरवाजा छुपा हो। रात फिर आई। मैं अब पहले से ज्यादा सावधान था। खिड़कियां बंद, दरवाजा कुंडी से बंद, और वो लोहे की घंटी मेरे तकिए के पास रखी हुई थी। लेकिन झील की आवाजें नहीं रुकी। ठीक रात के 1:30 बजे फिर वही सांसें, गहरी, भारी, जैसे कोई पानी के नीचे से सांस ले रहा हो। फिर वो धीमा सा खटका, जैसे किसी ने कॉटेज की बाहरी लकड़ी की सीढ़ियों पर पैर रखा हो। मेरी धड़कनें बढ़ गईं। मैं धीमे धीमे उठकर खिड़की के पास गया और झलक से बाहर झांका। झील पर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन तब मैंने देखा झील की सतह पर हल्की सी लहर चल रही थी, और उस लहर के साथ साथ कुछ, जैसे कोई चेहरा। एक चेहरा, अधूरा, धुंधला, पानी के भीतर दिखता और गायब हो जाता। मैं पीछे हट गया, घबराया नहीं। डर के उस पार कुछ और था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये झील सिर्फ पानी नहीं है, ये एक जिंदा रचना है जो मुझे कुछ दिखाना चाहती है। तभी कमरे की खिड़की अचानक तेज हवा से खुल गई, जबकि वो कुंडी से बंद थी। हवा के झोंके के साथ साथ एक बार फिर वही आवाज, विक्रम। मैंने पलटकर देखा। मेरी टेबल पर रखा कॉफी मग जमीन पर गिर चुका था। दीवार पर मेरी पत्नी नैना की पुरानी तस्वीर थी, और उस पर किसी ने नाखून से खरोंचकर कुछ लिखा था, वो अब भी सांस लेती है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उस घंटी को जोर से बजा दिया जो रागिनी ने दी थी। घंटी की आवाज कमरे में गूंजने लगी, और एक पल के लिए सब कुछ थम गया। सांसें, हवा, डर, सब चुप हो गया। लेकिन अगले ही पल दरवाजे के बाहर किसी ने जोर से खरोंच मारी। शर्र, शर्र। मैंने कंधे से दीवार का सहारा लिया और खुद को संभाला। मैं अब जान चुका था, ये झील सिर्फ पानी नहीं, ये एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के दूसरी ओर कुछ है जो जाग चुका है। अगले 13 दिनों में अगर मैंने उस रहस्य को नहीं समझा तो शायद मैं भी झील की अगली सांस बन जाऊंगा। 3 दिन बीत चुके थे। हर रात कुछ ना कुछ होता था। कभी झील से आती सांसें, कभी खिड़कियां अपने आप खुलना, तो कभी दीवारों पर खरोंच के निशान। दिन में सब सामान्य दिखता, लेकिन झील, उसकी सतह पर जैसे हमेशा कोई परछाई तैरती रहती। मैंने खुद को लिखाई में डुबाने की कोशिश की, लेकिन कलम से डर टपकता था, शब्द नहीं। रागिनी उस सुबह फिर आई। उसके चेहरे पर गहराई थी, जैसे उसने कोई सपना देखा हो जो सच्चाई बन चुका हो। उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, तुम झील की तरफ खींचे चले जा रहे हो विक्रम। ये वही करती है, धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर खींच लेती है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता ये सब? वो एक पल चुप रही, फिर कहा, क्योंकि मैं बची हुई हूं जब बाकी सब डूब गए थे। उसकी ये बात जैसे सीधा मेरे दिल में घुसी। मैंने उसे अंदर बुलाया। वो एक पुरानी लाल डायरी लेकर आई थी, कपड़े में लिपटी हुई, बहुत सालों से बंद। ये मेरे पापा की है, उसने कहा। वो गांव के स्कूल में मास्टर थे, झील की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर एक दिन वो खुद डूब गए। उनके शरीर तक नहीं मिला। मैंने डायरी को खोला। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। कई जगहों पर पानी के धब्बे थे, जैसे किसी ने रोते हुए उसे पढ़ा हो।
एक पेज पर कुछ खास नोट्स थे। झील में कुछ है, कोई शक्ति हर 13 साल में झील जागती है और तब वो किसी को खा जाती है, लेकिन कुछ आत्माएं वापस आती हैं। अधूरी, अधझली, अधमरी। उस लाइन ने मेरी सांस रोक दी। अधझली आत्मा। नैना की आखिरी तस्वीर याद आई, जिसमें उसके चेहरे पर जलने के निशान थे। क्या यह सिर्फ संयोग था या झील और नैना का कोई रिश्ता था? मैंने रागिनी से पूछा, क्या तुमने कभी उसे देखा है जो झील से वापस आया हो? वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, एक बार जब मैं 9 साल की थी, माँ मुझे झील से दूर रखने की कोशिश करती थी, लेकिन एक दिन मैं झील के पास खेल रही थी। तभी पानी में से एक औरत निकली। उसके बाल भीगे हुए थे, चेहरा आधा जला हुआ और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थीं। वो कुछ बोल नहीं रही थी, पर उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे मेरा नाम पुकार रही हो। माँ ने मुझे खींच लिया वहां से और अगले ही दिन माँ खुद झील में चली गई। किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा, लेकिन एक औरत ने बताया था कि उसने मेरी माँ को पानी में किसी के साथ खींचते हुए देखा था। यह सुनकर मेरी रीढ़ में बर्फ जैसा कुछ दौड़ गया। ये सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, ये किसी अधूरी बदला लेने वाली आत्मा की दास्तान थी। मैंने उस दिन फैसला किया कि मुझे खुद झील के आसपास की जानकारी इकट्ठा करनी होगी। मैं गांव के पुराने पुस्तकालय में गया, जो अब शायद ही कोई जाता हो। वहां एक बहुत पुराना रजिस्टर मिला, झील के आसपास के घटनाओं का रिकॉर्ड। 1979, 1992, 2005 और अब 2018। हर 13 साल पर किसी न किसी की मौत या गुमशुदगी, और हर बार मामला बंद। सबने मान लिया कि वो लोग दुर्घटनावश डूब गए, लेकिन एक केस मेरी नजरों में अटक गया। 2018 जुलाई, नैना शर्मा, उम्र 29, टूरिस्ट महिला, रहस्यमयी परिस्थितियों में झील में डूबी। शव नहीं मिला। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। नैना, मेरी पत्नी। मैंने कभी नहीं बताया था कि वो झील में गई थी। हमारे झगड़े के बाद वो पहाड़ों में अकेले गई थी और फिर मुझे खबर मिली थी कि वो लापता है। तब पुलिस ने भी कुछ नहीं कहा था और उसका शरीर नहीं मिला था। क्या ये वही झील थी? क्या नैना काल झील में गई थी? मेरा सिर चकराने लगा। सारी चीजें जोड़ने लगी। झील से आती सांसें, जले हुए चेहरे, दीवारों पर लिखा वो अब भी सांस लेती है। ये सब नैना से जुड़ा था। शाम को जब मैं वापस कॉटेज आया तो दरवाजा खुला मिला, जबकि मैंने उसे बंद किया था। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, नमी, मिट्टी और जले हुए बालों जैसी। मेरी मेज पर कुछ रखा था, एक पुराना फोटो फ्रेम जिसमें मेरी और नैना की फोटो थी, लेकिन नैना का चेहरा किसी ने खरोंच दिया था। नीचे एक पर्ची रखी थी, अगर उसे पाना है तो झील में उतरना होगा। मैं अब डर से परे जा चुका था। अब ये खेल मेरे और झील के बीच था और झील मेरे हर कदम पर नजर रख रही थी। उस रात मैंने झील के पास जाने का फैसला किया, अकेले। और जैसे ही मैं झील के किनारे पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी। पानी की सतह पर लहरें उठीं और झील के बीच से धीमी धीमी रोशनी सी उठने लगी, जैसे किसी ने मोमबत्ती जला दी हो पानी के भीतर। और फिर मुझे किसी की परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे पानी से बाहर आ रही थी। उसका चेहरा अधझला, उसके बाल भीगे हुए और उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में। मैंने सुना, विक्रम। मैं वहीं जम गया। जिस रात मैंने झील के भीतर नैना की परछाई देखी, उसके बाद मेरा चैन छिन गया। झील अब मेरी रातों की नींद ही नहीं, दिन का होश भी चूसने लगी थी। मैं हर वक्त उसी खिड़की के पास बैठा रहता जहां से झील साफ दिखाई देती थी। मेरी नजरें उसकी सतह पर जमी रहती, हर हलचल, हर परछाई, हर लहर को देखता, समझने की कोशिश करता कि वो क्या चाहती है। नैना, क्या तुम वहां हो? क्या तुमने मेरी पुकार सुनी थी? लेकिन हर सवाल का जवाब बस झील की गहराई में गुम हो जाता। तीसरी रात को जब मैं खिड़की के पास बैठा था, अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। वो खिड़की जो मैंने कील से बंद की थी, खुद ब खुद खुल गई और उसी पल झील से एक चीख उभरी। कोई दर्द से कराह रहा था, जैसे पानी के नीचे किसी की सांसें छिन रही हों। वो कोई और नहीं, किसी औरत की आवाज थी। मेरे पूरे शरीर में झनझनाहट दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर के अंदर चीख मारी हो। मैं कांपते हुए खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। झील की ओर बढ़ते हुए मेरी चाल धीमी होती जा रही थी, जैसे पैर भारी हो गए हों। झील शांत थी,
पर उसके ऊपर एक अजीब सा धुंधलका था, जैसे पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा हो। उस घने कुहासे में मुझे कुछ आकृतियां दिखीं, कुछ अधूरे धुंधले चेहरे, जैसे कोई मुझे ताक रहा हो। मेरे कानों में फिर वही चीख गूंजी, और इस बार वो चीख नहीं बल्कि कई आवाजें थीं, जैसे झील के अंदर कोई कारावास हो, जहां दर्जनों आत्माएं कैद हों और सब एक साथ अपनी रिहाई की भीख मांग रही हों। बचाओ, हमें निकालो, हम डूबे नहीं थे, हमें डुबाया गया था। वो आवाजें हवा में नहीं, पानी के अंदर से आ रही थीं। मैं झील के और करीब गया और तभी मेरे पैर किसी चीज से टकराए। नीचे देखा तो मिट्टी में आधा घड़ा हुआ एक लोहे का डिब्बा मिला, जैसे कोई बहुत पहले यहां कुछ छुपा कर गया हो। उसे उठाकर कॉटेज वापस लाया और धीरे धीरे खोलना शुरू किया। अंदर कुछ पुरानी कागज की फटी फटी फाइलें थीं, जिन पर पुलिस का निशान था। कुछ फोटो थीं, जिनमें 2005 की तारीखें थीं। बच्चों के चेहरे, औरतें, एक पूरा परिवार, और सबसे आखिरी तस्वीर थी एक 6 से 7 साल की बच्ची की, जिसकी आंखें सीधी कैमरे में देख रही थीं। वो रागिनी थी। मैं सन्न रह गया। उसी शाम मैं फौरन रागिनी से मिलने गया। उसने मुझे देखकर कहा, तुमने डिब्बा खोल लिया है ना? मैंने उसकी तरफ फोटो बढ़ाई और पूछा, ये क्या है? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं भूल नहीं सकती, ये मेरी माँ थी, मेरे पापा, मेरी छोटी बहन। उसकी आंखें भर आईं। हम उस शाम झील के किनारे पिकनिक मना रहे थे। सब हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढला, झील का पानी हिलने लगा। पापा ने सोचा मछलियां होंगी, लेकिन फिर पानी के ऊपर चेहरों की परछाई दिखने लगी। मेरी माँ चीखने लगी कि कुछ हाथ उसे पकड़ने आ रहे हैं। फिर सब कुछ तेज हो गया। मैं भागी और जब मुड़ी तो सब गायब थे। कोई शरीर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस झील की सांसें और मेरे रोने की गूंज। मैं उसे देखकर सन्न था। क्यों नहीं बताया पहले? मैंने पूछा। वो बोली, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं। सब कहते हैं पागल हो गई हूं, लेकिन अब झील ने तुम्हें भी पुकारा है। अब तुम खुद देख रहे हो। रागिनी ने बताया कि उसके बाबा कहते थे कि झील के नीचे एक दरवाजा है, एक ऐसी जगह जहां उन आत्माओं को कैद किया गया है जो किसी पाप के कारण मुक्ति नहीं पा सकी। और हर 13वें साल झील खुलती है ताकि वो दरवाजा थोड़ी देर के लिए बाहर की दुनिया से जुड़ सके। अगर तुम उस दरवाजे तक पहुंच गए तो हो सकता है नैना की आत्मा भी मिले, उसने कहा। लेकिन वहां तक पहुंचना किसी नरक से गुजरने जैसा है। उस रात जब मैं कॉटेज लौटा तो मेरी खिड़की पूरी तरह खुली थी। कमरे में ठंड का एक ऐसा एहसास था जो अंदर तक जम गया, और दीवार पर एक नई खरोंच थी। इस बार एक वाक्य, झील के नीचे मेरे चीखें अब भी गूंजती हैं। मैंने आंखें मूंद ली, लेकिन सब कुछ अब साफ था। ये आत्माएं सिर्फ दिख नहीं रही थीं, अब वो मुझसे संवाद कर रही थीं। और मैंने तय कर लिया था, मैं उस दरवाजे तक जाऊंगा, चाहे मुझे खुद को खोना क्यों ना पड़े। मैं झील से भाग नहीं रहा था, अब मैं उसमें उतरने को तैयार था, लेकिन उससे पहले मुझे समझना था कि ये सब क्यों हो रहा है। रागिनी अब इस रहस्य की सबसे अहम कड़ी थी, और मुझे उसके अतीत की तह तक जाना ही था। अगली सुबह मैं सीधे रागिनी के घर पहुंचा, जो गांव के सबसे कोने में बने एक पुराने लकड़ी के मकान में था। वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जगह खुद भी झील से कुछ छुपा रही हो। रागिनी मुझे देखकर चुपचाप अंदर ले गई। कमरे में धूप का एक छोटा टुकड़ा फर्श पर पड़ा था और बाकी हर कोना धुंधलके में छुपा था। मैंने बिना भूमिका के पूछा, तुम्हारा सच क्या है रागिनी? तुमने जो मुझे बताया वो सब झील के डर का हिस्सा है या तुम्हारा अपना सच? रागिनी ने लंबी सांस ली, फिर धीरे से अलमारी से एक पुराना ट्रंक निकाला और उसमें से कुछ फोटोग्राफ्स, कागजात और एक छोटी सी लकड़ी की मूरत निकाली। ये मेरी माँ की निशानी है, उसने कहा। इस मूरत को झील के किनारे रखने से आत्माएं पास नहीं आती, ऐसा कहा जाता है। पर मुझे नहीं लगता ये सच है, क्योंकि मेरी माँ खुद इसे लेकर झील में चली गई थी। मैंने वो फोटो देखी। उसमें एक परिवार था, माँ, पिता, 2 बेटियां और एक छोटा बच्चा। मैं समझ गया कि रागिनी की छोटी बहन और भाई भी थे, लेकिन किसी ने कभी उनका जिक्र नहीं किया। उस रात जब सब डूबे, मैं अकेली कैसे बची? उसने खुद से सवाल किया। मैं छोटी थी, छुप गई थी,
लेकिन क्या तुमने कभी सुना है कि एक झील इंसानों को चुनती है, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को चुनता है? मैंने गर्दन हिलाई। वो आगे बोली, मेरे बाबा कहा करते थे, काल झील जिंदा है, उसका दिल धड़कता है, उसकी सांसें चलती हैं। हर 13वें साल वो किसी को बुलाती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो किसे चुनेगी और क्यों। पर मुझे लगता है वो इंसानों के डर, उनके दुख और अधूरे रिश्तों को महसूस करती है। और शायद इसीलिए उसने मेरे परिवार को लिया, क्योंकि मेरी माँ किसी अपराध का बोझ लेकर जी रही थी। मैंने चौंक कर पूछा, अपराध? रागिनी ने धीमे स्वर में कहा, मेरी माँ गांव की एक औरत की हत्या में शामिल थी। उन्होंने बताया था कि वो औरत एक तांत्रिक थी, जिसने झील के बारे में कुछ बताया था जिसे गांव वाले झूठ समझते थे। मेरी माँ ने बाकी लोगों के साथ मिलकर उसे मार डाला और उसका शरीर इसी झील में फेंका गया। तब से झील जाग गई और 13 साल बाद उस गुनाह की कीमत मेरी माँ को चुकानी पड़ी। लेकिन सिर्फ माँ नहीं गई, झील ने सबको ले लिया। उसके शब्द मुझे भीतर तक चीर रहे थे। झील अब मेरे लिए सिर्फ रहस्यमयी जगह नहीं थी, वो इंसानी पापों की कब्र बन चुकी थी। एक सजीव कब्र जो हर 13वें साल अपना दरवाजा खोलती थी और वो सब निगल जाती थी जो उसके पापों से जुड़े होते थे। मैंने पूछा, तो क्या ये झील सिर्फ उन्हीं को लेती है जिनका कोई रिश्ता किसी पाप से होता है? रागिनी बोली, शायद ये झील बस वो आत्माएं खींचती है जो अधूरी हैं, जिनके भीतर किसी अपने की कमी है, जैसे तुम्हारे भीतर नैना की, जैसे मेरे भीतर मेरी माँ की। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर पूछा, और अगर कोई उस दरवाजे तक जाए जहां आत्माएं कैद हैं, क्या वहां से कोई वापस आता है? रागिनी की आंखों में डर उतर आया। मेरे बाबा ने एक बार कोशिश की थी, वो एक रात झील में गए थे, हाथ में वही मूरत लेकर, पर वो कभी लौटे नहीं। अगले दिन झील की सतह पर सिर्फ उनकी टोपी तैरती मिली थी, लेकिन उस रात मैंने उन्हें देखा था, सपने में नहीं, जागते हुए। मेरी खिड़की के बाहर खड़े थे, चेहरा अधूरा था, आंखें खाली, और उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा था, माफ कर देना। उसके बाद से मैंने झील की ओर देखना छोड़ दिया था। लेकिन अब जब तुम आए हो, सब फिर से शुरू हो गया है। मैंने उसे देखा, उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन डर से नहीं, किसी पुराने दर्द की धूल फिर से उड़ने लगी थी। इस बार झील तुम्हें बुला रही है विक्रम, उसने कहा, और शायद इस बार कोई लौटेगा भी नहीं। मैंने धीमे से कहा, मगर मुझे जाना होगा, क्योंकि नैना वहां है, और अगर मैं उसे ढूंढने नहीं गया तो मैं पूरी जिंदगी इसी झील के किनारे उसकी सांसें सुनता रह जाऊंगा। रागिनी ने धीरे से मेरी हथेली में वो छोटी मूरत रख दी। अगर दरवाजे तक पहुंचना है तो तुम्हें एक चीज और चाहिए, झील की भाषा समझना। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। भाषा? वो बोली, झील बोलती है। वो हर लहर, हर सांस, हर चीख में कुछ कहती है। जो उसे समझ गया वो जीवित नहीं बचा, लेकिन जो उसे समझे बिना गया वो मुक्ति भी नहीं पा सका। अब मेरे पास रास्ता नहीं था, या तो मैं झील की भाषा सीखता और खुद उस दरवाजे तक जाता, या फिर हमेशा के लिए अपनी आत्मा को अधूरा छोड़ देता। लेकिन एक बात मैं अब जान चुका था, नैना ने मुझे पुकारा है और उसका इंतजार अब खत्म करने का वक्त आ चुका है। रागिनी की बातें मेरे जहन में गूंजती रहीं, झील की भाषा, पापों की सांसें और आत्माओं का दरवाजा। मैं अब जान चुका था कि काल झील बस एक रहस्यमयी जलधारा नहीं, बल्कि एक जिंदा सत्ता थी जो अपने भीतर अधूरी कहानियों को कैद करती थी। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने मुझे यकीन दिला दिया कि ये झील अब सिर्फ मुझे नहीं बुला रही थी, वो किसी और को भी चुन चुकी थी। रात के लगभग 2 बजे होंगे। मैं झील की तरफ खुलने वाली खिड़की के पास बैठा हुआ था, मूरत हाथ में पकड़े, आंखें बंद किए, सांसों को थामे हुए, जैसे किसी पुराने मंत्र को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं। तभी एक आवाज आई, किसी के दौड़ते कदम, कुछ टूटने की आवाज, और फिर झील की तरफ से एक चीख, तेज, गहरी और इतनी दर्दनाक कि मेरी आंखें अपने आप खुल गईं। मैं फौरन बाहर भागा। झील के किनारे गांव का एक लड़का गिरा पड़ा था। नाम था अर्जुन, उम्र मुश्किल से 15 साल। उसके कपड़े गीले थे, जैसे वो झील में डूबने से बचकर निकला हो, पर उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। उसके चेहरे पर भय की छाया नहीं, बल्कि ऐसा खालीपन था जो केवल किसी के भीतर से आत्मा के खिंच जाने के बाद आता है। गांव के लोग भी शोर सुनकर इकट्ठा हो गए थे। कोई पानी के कटोरे ला रहा था, कोई आग जला रहा था, लेकिन अर्जुन की हालत नहीं सुधरी। रागिनी भी वहीं पहुंची।
उसने अर्जुन की आंखों में देखा और धीरे से कहा, इसने देखा है। दरवाजे के उस पार। मैं सन्न रह गया। अर्जुन को होश आया तो उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। वो किसी की तरफ नहीं देख रहा था, बस फटी फटी आंखों से आसमान को ताक रहा था, जैसे वहां से झील उसे बुला रही हो। रागिनी ने मुझसे कहा, हर 13वें साल झील अपना एक शिकार लेती है, लेकिन शिकार हमेशा मरता नहीं। कुछ आधे बच जाते हैं, बिना आत्मा, बिना आवाज, बस सांसें चलती हैं। और वो सांसें झील की होती हैं, इंसान की नहीं। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या अर्जुन अब इंसान नहीं रहा था? क्या उसकी सांसें अब उसी झील की थीं जिसने नैना को निगला था? मैंने उस रात कॉटेज वापस जाकर अपनी पत्नी की डायरी निकाली, जो मैं हमेशा अपने साथ रखता था। नैना कभी लिखती नहीं थी, लेकिन शादी के बाद उसने मेरे लिए कुछ पन्ने लिखे थे, जिसमें उसका डर, उसका दर्द और मेरे प्रति उसकी उम्मीदें थीं। आखिरी पन्ने पर उसने लिखा था, अगर मैं कभी खो जाऊं तो मुझे मत ढूंढना, क्योंकि कुछ चीजें जब खोती हैं तो वो वापस नहीं आती, वो बदल जाती हैं। अब मुझे ये लाइन पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लगी। क्या वो जानती थी कि उसे क्या होने वाला है? क्या वो जानबूझकर झील के पास गई थी, या झील ने उसे चुना था? अगली सुबह गांव में डीएसपी आनंद रावत पहुंचे, एक तेज, समझदार और बहुत सुलझे अफसर। उन्होंने अर्जुन की हालत देखी और कहा, मैं इस झील के मामले पर सालों से काम कर रहा हूं। यहां हर 13 साल पर कोई ना कोई घटना होती है, पर कोई सबूत नहीं बचता। अर्जुन पहला केस है जो बचा है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, नैना, रागिनी, झील की भाषा, दरवाजे की बात। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोले, अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा, लेकिन याद रखो, पुलिस या कानून यहां कुछ नहीं कर सकते। ये लड़ाई इंसान और झील के बीच की है। उसी शाम मैं, रागिनी और डीएसपी रावत झील के किनारे पहुंचे। अर्जुन को झील के किनारे एक गुफा जैसी संरचना याद आई थी, जो झील के भीतर थी। रावत के पास एक नक्शा था जो उन्होंने पुराने सरकारी रिकॉर्ड से हासिल किया था, और उस नक्शे में झील के नीचे एक सुरंग का जिक्र था। यह सुरंग उस जगह पर थी जिसे गांव वाले झील की सांस कहते थे। एक ऐसी गहराई जहां पानी अपने आप गर्म हो जाता है और वहां से अजीब ध्वनियां आती हैं। हम सब ने तय किया कि अगली रात उस जगह का पता लगाएंगे, लेकिन झील को शायद हमारी योजना की भनक लग चुकी थी। उसी रात जब मैं अकेला कॉटेज में सो रहा था, तो अचानक कमरे की दीवार से धीमी धीमी कराह की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई भीतर से दीवार को खरोंच रहा हो। फिर खिड़की अपने आप खुल गई और झील की ओर से आती एक परछाई भीतर दाखिल हुई। मैंने आंखें फाड़ कर देखा, वो अधजला चेहरा, गीले बाल, फटे कपड़े, और वो मेरे बहुत करीब आकर रुकी। उसके होंठ हिले, मुझे ढूंढोगे तो मर जाओगे। और फिर वो गायब हो गई। मैं ठिठक गया। अब मुझे समझ आ चुका था, झील सिर्फ आत्माओं को नहीं निगलती, वो उनके अंदर की पीड़ा, अधूरापन और उनके पापों को भी कैद करती है। अर्जुन सिर्फ उसका एक ट्रेलर था। असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी, और अब अगर मैं रुका तो मैं भी धीरे धीरे अर्जुन की तरह हो जाऊंगा। सांसें चलती रहेंगी, लेकिन वो सांसें मेरी नहीं होंगी, झील की होंगी। रात थी जब हम तीनों, मैं, रागिनी और डीएसपी रावत, झील के उस काले गड्ढे के पास पहुंचे जिसे गांव वाले सांसों का दरवाजा कहते थे। हवा ठंडी और घनी थी, और झील की सतह उस गुफा के मुख से बिल्कुल शांत लग रही थी। लेकिन जिस गहराई से हम कुछ सुनने की उम्मीद कर रहे थे, वहां एक अजीब सा सन्नाटा था जो किसी के इंतजार का संकेत देता था। रागिनी ने अपने साथ लाई हुई वह छोटी लकड़ी की मूरत जमीन पर रखी और कहा, अब हमें झील की भाषा समझनी होगी। यह भाषा लहरों, चीखों और खामोशी का मेल है। इसे समझना आसान नहीं, पर अगर हमने ध्यान दिया तो झील खुद हमें बताएगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगा। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक मुझे पानी की सतह पर हल्की हलचल महसूस हुई, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हवा में एक धीमी फुसफुसाती आवाज गूंजने लगी, आओ आओ। आवाजें असामान्य थीं, मानो किसी गुमनाम भय का संगीत बज रहा हो। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन रागिनी ने हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, झील को सुनो। मैंने फिर ध्यान लगाया और फिर से सुना, हल्की लहरों की टकराहट, पानी के अंदर कहीं से आती हुई हवा की आवाजें, और बीच बीच में चीख, जैसे किसी के बंद पड्डे होंठ फट रहे हों।
ये झील की भाषा थी। रावत ने चुपचाप अपनी टॉर्च जलाकर उस गुफा के भीतर झांका। वहां गहरे पानी के बीच एक चौड़ी सी सुरंग का मुंह दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने झील के अंदर एक दरवाजा बनाया हो। लेकिन उस सुरंग के चारों ओर अजीब सी खाई जमी हुई थी, जो बयां कर रही थी कि यहां कुछ सालों से कोई नहीं आया। रागिनी ने कहा, यह वो रास्ता है जिसके पीछे झील की सबसे भयानक सच्चाइयां छुपी हैं। मैंने ठंडक महसूस की, लेकिन मैं पीछे हटना नहीं चाहता था। मुझे पता था कि उस सुरंग के पार मेरी पत्नी नैना का कोई निशान होगा, वह अधूरी कहानी जिसे मैं पूरा करना चाहता था। हमने तय किया कि अगले दिन सुरंग में उतरेंगे, लेकिन रात भर जागते हुए झील से आती आवाजों ने हमें चैन नहीं दिया। मैं बार बार उस अधजली चेहरे को याद कर रहा था, जिसने मुझसे कहा था कि मुझे ढूंढना मेरा मौत का कारण होगा। लेकिन अगर मैं वापस नहीं गया तो नैना की आत्मा भी कभी शांति नहीं पाएगी। इस द्वंद्व ने मुझे और मजबूत कर दिया। अगली सुबह हमने सुरंग में उतरने के लिए उपकरण जुटाए। रावत के पास डाइविंग गियर था और मैंने रागिनी से उसकी दी हुई मूरत अपने पास रख ली थी। हम तीनों सुरंग के मुंह के पास खड़े थे, दिलों में डर और उम्मीद के साथ। मैंने झील की तरफ देखा और उस गहरी ठंडी जलधारा के भीतर खुद को डूबने के लिए तैयार किया। मैंने ठाना था कि इस बार मैं झील की भाषा समझूंगा, उस रहस्यमयी दरवाजे तक पहुंचूंगा जहां नैना की आत्मा शायद मुझे इंतजार कर रही थी। पानी के भीतर उतरते हुए मुझे लगा जैसे हर बूंद में कोई कहानी छुपी हो, कोई चीख दबा हो। हवा कम हो रही थी, लेकिन उस डर के बावजूद मेरी हिम्मत बुलंदी पर थी, क्योंकि अब मैं जान चुका था झील की सांसों के बीच ही मेरी जिंदगी की आखिरी सच्चाई छुपी थी। हम तीनों, मैं, रागिनी और डीएसपी रावत, झील की सुरंग में डूबते गए। पानी ठंडा और काला था, एक अजीब सी दबंग ठंडक जो हड्डियों तक समा रही थी। जैसे ही मैंने सुरंग के अंदर कदम बढ़ाया, मेरे चारों ओर आवाजें गूंजने लगीं, धीमी, दबे हुए सिसकियों जैसी। मेरी सांसें तेज होने लगीं, लेकिन मैं रुका नहीं। मेरी नजरों के सामने एक भयानक सच खुलने लगा। सुरंग के बीचों बीच एक विशाल पानी का गुंबद था, जिसके अंदर कई अधजली आत्माएं तैर रही थीं। आधे जल चुके चेहरे, खाली आंखें और मुंह से निकलती आवाजें जो चीखें बन गई थीं। उनमें से कुछ मुझसे नजरें मिला रही थीं, जैसे वे मुझे पहचानती हों। मुझे लगा मैं अपने पति नैना को भी उस भीड़ में देख रहा हूं। उसकी परछाई मेरी ओर बढ़ रही थी, पर जब मैं उसके करीब गया तो वो गायब हो गई। उस गुंबद के अंदर एक पत्थर का दरवाजा था, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। रागिनी ने कहा, यह है झील का दिल। यह दरवाजा उन आत्माओं के कैद का द्वार है जिन्हें झील ने बंद किया है। मैंने दरवाजा छुआ और अचानक एक भयानक ध्वनि हुई, जैसे दरवाजा खुल रहा हो। पानी के अंदर से तेज हवा का झोंका आया और एक ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया और मुझे लगा मैं कहीं और पहुंच गया हूं। वहां पानी के नीचे एक भूल भुलैया थी, जिसमें हर तरफ खून की बूंदें और चीखें थीं। आत्माओं की दहाड़ें, उनकी अधूरी कहानियां, उनकी पुकारें, सब मेरे चारों ओर थीं। मैंने देखा कि झील एक जीवित प्राणी की तरह अपनी सांसें ले रही थी। हर सांस के साथ एक आत्मा भीतर जा रही थी और बाहर एक साया। उसी वक्त मुझे लगा कि कोई मेरी पीठ पर हाथ रख रहा है। मैं घबराकर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से वही अधजला चेहरा मेरी ओर देखा और बोला, अब लौटना मुमकिन नहीं। मैंने खुद को झकझोरते हुए कहा, नैना, कहाँ हो तुम? मुझे जवाब दो। लेकिन जवाब के बजाय उस दरवाजे के पीछे से एक भयानक गरज सुनाई दी और पानी का दबाव बढ़ने लगा। मैंने देखा कि दरवाजे के पीछे एक छोटी सी जगत थी, एक दूसरी दुनिया जहां आत्माएं फंसी थीं, रो रही थीं, चीख रही थीं और अपनी मुक्ति के लिए इंतजार कर रही थीं। कुछ आत्माएं तो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं और उनकी आवाजें एक सुर में गूंजने लगीं। मुक्ति दो, माफी दो, रागिनी ने चिल्लाकर कहा। विक्रम, हमें अब निकलना होगा। ये जगह हमारे बस की नहीं। लेकिन मैं अब बहुत अंदर था। मेरी आत्मा उस दरवाजे के अंदर से नैना की पुकार सुन रही थी। मैंने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, नैना, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं। तुम मुझे बताओ कि कैसे। तभी दरवाजा अचानक बंद हो गया और पानी का दबाव और तेज हो गया। मेरी सांसें रुकने लगीं और मेरी आखिरी सोच यही थी, क्या मैं इस गहरे अंधकार से बाहर निकल पाऊंगा या मैं भी झील की अगली सांस बन जाऊंगा। पानी के भीतर घुटन बढ़ रही थी,
धुंधली रोशनी धीरे धीरे मुझसे दूर होती जा रही थी। दरवाजा बंद होते ही ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें भी उस काले पानी के साथ दब गईं। मेरे चारों ओर आत्माएं चीखती हुईं, माफी मांगती हुईं, अपने अधूरे कष्ट बयान करती हुईं। तभी अचानक सब कुछ ठहर गया। मैं अंधेरे में अकेला था, लेकिन उस अंधेरे में एक आवाज स्पष्ट सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी नैना को छुड़ाने आया हूं। आवाज बोली, नैना यहां है, पर तुम्हें समझना होगा, ये झील सिर्फ आत्माओं का कब्रिस्तान नहीं, बल्कि उनकी सजा भी है। ये आत्माएं अपने पापों के बोझ तले दबी हैं, और जब तक उनकी कहानी पूरी नहीं होती, वे मुक्त नहीं हो सकती। तुम्हारे आने से उनकी कहानी फिर शुरू हो जाएगी। मैंने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? आवाज ने कहा, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, अपने अतीत के जाल को तोड़ना होगा और झील को एक बार की शांति देनी होगी। उसी वक्त एक रोशनी की किरण ने मुझे झकझोर दिया। मेरी आंखें खुलीं और मैं फिर से उस गुफा के अंदर था। रागिनी और डीएसपी रावत मेरे सामने थे। उनकी आंखों में चिंता थी। मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें वापस आ रही थीं, लेकिन अब मैं बदल चुका था। मेरी आंखों के सामने झील की सच्चाई थी। झील उन आत्माओं का बंधन है जिन्हें न्याय नहीं मिला, जिनके दर्द को कोई समझ नहीं पाया। नैना भी उसी कड़ी में थी, पर उसे माफी मिल सकती थी अगर मैं सही रास्ता चुनूं। रागिनी ने कहा, तुम्हें फैसला करना होगा विक्रम। क्या तुम झील को शांति दे सकोगे या खुद उसकी अगली सांस बन जाओगे? मेरी सांसें कड़ी हो गईं। मैंने तय किया कि मैं झील की भाषा सीखूंगा, उसके हर दर्द को समझूंगा और उसकी आत्माओं को मुक्त करूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे अपने अंदर के सबसे बड़े डर, नैना के खोने का डर, से लड़ना होगा। उस रात मैंने झील की सतह के पास बैठकर अपनी आवाज में नैना का नाम पुकारा। जैसे ही मेरी आवाज पानी में गूंजी, झील की लहरें एक बार फिर हिली, लेकिन इस बार वो दर्द नहीं, एक उम्मीद की तरह थी। मैं जानता था कि मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन मेरी राह अब स्पष्ट थी। मैं झील की सांसों को शांति दूंगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। मैंने झील के किनारे अपने अंदर की सारी ताकत इकट्ठा की। मेरी आत्मा झील की गहराइयों में फंसी उन अनकही कहानियों से लड़ने को तैयार थी। रागिनी और डीएसपी रावत भी मेरे साथ थे, लेकिन असली लड़ाई मेरे और झील के बीच थी। मैंने अपनी हथेली में वह पुरानी मूरत कसकर पकड़ ली थी जो रागिनी की मां की थी, ऐसा प्रतीक जो शायद झील की प्रेतात्माओं को शांत कर सके। झील के पानी में उतरते ही उस काली ठंडी ठंडक ने मुझे गले लगा लिया। हर सांस जैसे मेरे सीने में एक कंटा चुभा रही हो। पानी के नीचे वह वही दरवाजा था जिसके पीछे अनगिनत आत्माएं कैद थीं। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे को धकेला। दरवाजा भारी था, पर धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक उजाला था, जैसे कोई चिंगारी अब भी जल रही हो। वहां नैना की आत्मा मेरे सामने आई। उसका चेहरा अब शांत था, जलने के निशान भी फीके पड़ गए थे। उसने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। झील ने मुझे यहां रखा था ताकि मैं पापों की सजा भुगतूं, लेकिन तुम्हारे आने से मुझे उम्मीद मिली। अब हम दोनों साथ में इस कैद को तोड़ेंगे। उसके साथ ही उस दरवाजे के पीछे कैद सारी आत्माएं एक सुर में गीत गाने लगीं। एक गीत जो उनके दुख, उनकी पीड़ा और उनके मोक्ष की कहानी थी। झील की सांसें अब धीमी पड़ने लगी। उसकी जलराशि में एक शांति फैलने लगी। मैंने महसूस किया कि झील खुद को छोड़ रही है, अपनी बंदी आत्माओं को मुक्त कर रही है। लेकिन तभी झील ने अंतिम बार मेरी परीक्षा ली। पानी ने अचानक उबाल लिया, तेज धाराएं बनी और मुझे नीचे की तरफ खींचने लगी। मैं संघर्ष करता रहा, लेकिन नैना की आवाज ने मुझे सहारा दिया। मेरे हाथ पकड़ो, उसने कहा। मैंने उसके हाथ थामे और उसकी ऊर्जा ने मुझे बाहर की ओर खींचा। हम दोनों पानी की सतह पर निकले, जहां रागिनी और रावत हमारे इंतजार में थे। झील की सतह पर अब कोई काला साया नहीं था, कोई अधजली आत्मा नहीं दिख रही थी। झील अब शांत थी, उसकी सांसें फिर से धीमी और सहज थीं। मैंने नैना को गले लगाया, उसकी आत्मा अब मुक्त थी। रागिनी की आंखों में आंसू थे और रावत ने सिर हिलाकर कहा, तुमने कर दिखाया विक्रम, ये झील अब मुक्त हो चुकी है। मैंने महसूस किया कि मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत हुई थी। झील की सांसें अब मेरी सांसों में समा चुकी थीं और मैं उस शांति का संरक्षक था।